नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करेंगे सोने चांदी की, क्योंकि बुलियंस बुलेट ट्रेन की स्पीड पर सवार हैं। लगातार तेजी यहां देखने को मिल रही है। क्या आउटलुक यहां से बन रहा है, फिजिकल मार्केट में क्या एक्शन है, किस तरीके का प्रीमियम फिजिकल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, उस सब पर बातचीत करेंगे। साथ ही बात करेंगे पल्सेस की, क्योंकि इस साल पल्सेस के इंपोर्ट में कमी देखने को मिल सकती है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवर हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का स्वागत है शो में। और सबसे पहले लेकर आते हैं सोने चांदी के भाव को। और इस समय भी अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में $5500 के ऊपर निकलने के बाद अब उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 3% ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में $117 पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। और घरेलू बाजार में तो मोमेंटम स्ट्रांग है ही। तेजी अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप बेस मेटल्स भी देखेंगे तो कॉपर में शानदार तेजी है। 6.5% ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। और सिमिलर एक्शन घरेलू बाजार में भी है। लेकिन क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। सबसे पहले सोने पर चर्चा शुरू करते हैं और राजीव पोपली हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, ये बताइए फिजिकल मार्केट में क्या हो रहा है अभी, मतलब शोरूम्स में किस तरीके का एक्शन है, जहां लगातार 5, 6, 10% कभी भी सोना जब चाहे वैसे बढ़ जाता है, तो मतलब दुकानों पे क्या हो रहा है, शोरूम्स में क्या एक्शन है इस समय? गुड इवनिंग दीपाली। ऑफ कोर्स कंज्यूमर थोड़ी होल्ड वेट एंड वॉच सिचुएशन पे है अभी बिकॉज ऑफ द करंट ट्रेंड्स व्हिच आर गोइंग हायर। जिनकी रिक्वायरमेंट है अभी वेडिंग शॉपिंग वगैरह में, तो उनकी क्लोजर्स हो रही है, बट द अदर्स आर स्टिल ऑन होल्ड ऑन। इन्वेस्टर्स आर हाउएवर इंटरेस्टेड इन गोल्ड स्टिल, even at 1,80,000 there are bullion investors which we have as customers जो खरीदारी उनकी चालू है। बट जो रेगुलर कस्टमर्स है फॉर शॉपिंग, दे विल नीड टू डाइजेस्ट दिस न्यू प्राइस एज वी गो हेड। ओके। और प्राइस वाइज कुछ प्रीमियम वगैरह देखने को मिल रहा है क्या हाजिर बाजार में, वहाँ किस तरीके के हाल है? इनफैक्ट गोल्ड इज अवेलेबल एट द करंट प्राइस, तो प्रीमियम तो है नहीं। अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट का चेक करोगे तो इंपोर्ट प्राइसेस आर slightly higher than actual prices, so which means we are at discount of around 500 rupees for every 10 grams for now. So there's no premium, to be frank. Commodity is available at the price which is shown as of now. ओके। और प्राइसेस पर क्या व्यू है आपका राजीव जी, क्योंकि प्राइसेस को भी आप क्लोजली ट्रैक करते हैं। क्या Yes, लग रहा है, ये 6000 होगा पहले या पहले थोड़ा हल्का होगा? नहीं, I feel this is consistently going to go higher. And more importantly, जो आप देख रहे हो रुपी डिवैल्यूएशन की, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिखाई दे रही है हमें। 91, 90, 92 रुपीज इज अ स्टीप अमाउंट फॉर नाउ। तो इफेक्टिवली जो इंडियन मार्केट में प्राइस होती है वो लगातार बढ़ने ही वाली है, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग द डॉलर आल्सो टू स्टॉप एट 92। सो ये एक पॉइंट है। प्लस वी आर एक्सपेक्टिंग इमीडिएट एट 5700 वेरी सून इंटरनेशनली। सो ये इफेक्टिव प्राइस जो होती है 1,80,000 के ऊपर ही हो जाती है एज इट इज। सो इट इज नॉट लुकिंग एट कमिंग लोअर। एट द सेम टाइम सिल्वर भी काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, एंड इट इज क्रॉसिंग न्यू नंबर्स एवरी टाइम आई एम स्पीकिंग अबाउट इट। सो both of them are pretty strong. We don't see a slide as of now. There's no correction. ओके। अच्छा रवि, आपका व्यू क्या है सोने और चांदी दोनों के प्राइसेस पर ही? आप वेट करते रहें एक करेक्शन का, कॉशियस रहने की बात करें, लेकिन कुछ भी इस तरीके का मार्केट एक्शन, प्राइस एक्शन तो इंडिकेट कर नहीं रहा है। और जैसे राजीव जी ने भी कहा, वही सवाल मेरा इनफैक्ट आपसे भी है कि 6000 पहले आएगा सोने में या पहले करेक्शन देखने को मिल सकती है? जब से हमने वेट तो नहीं किया। आई थिंक हमने मुझे याद है 31 ऑफ दिसंबर 2024 से सिल्वर गोल्ड दोनों में हम बुलिश है, और तब से आज तक कभी भी सेल कॉल नहीं दिया, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ही पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक खुद फंडामेंटल चेंज नहीं होते तब तक स्पेकुलेशन करना थोड़ा आई थिंक यहाँ पे डिफिकल्ट है। बट ऑल ओवर लग रहा है कि ट्रेंड इज अप एंड फर्म। एंड आज तो मीन्स के कल मीन्स के इसका क्लियर एग्जांपल है, कल जैसी न्यूज आई कि शंघाई में कुछ मार्जिन बढ़ सकते हैं। सिर्फ आधे % का गिरावट आया दोनों में, गोल्ड सिल्वर में। फिर से प्राइसेस अपने नए रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए। तो बेसिकली आगे जाके फैक्टर्स काफी है जो अभी भी प्राइसेस को एक फर्म ट्रेंड देके अभी भी यहाँ पे बने हुए। और हमने हर टाइम बात की कि जिसको भी थोड़ा नेगेटिव लगे वो थोड़ा एसआईपी के हिसाब से सिल्वर बाय करें, बट सिल्वर अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। लेवल स्पेसिफिक आपने जो क्वेश्चन पूछा मीन्स के टारगेट का या लेवल्स का, तो आई थिंक जिस हिसाब से रैली जा रहे हैं
एटलीस्ट गोल्ड सेफ हेवन है एंड आई थिंक यहाँ पे पहले आप 5800 लेवल देख सकते हैं एंड आई थिंक यहाँ पे पहले ट्रेंड तो अप ही होगा और ये जो भी टारगेट आएगा या जो भी अपसाइड आएगी यही साइकिल में आएगी और उसके बाद थोड़ा मेरे हिसाब से प्राइसेस कूल हो गए साइडवेज हो गए तो अभी मुझे लग रहा है कि आपका 6000 तक का लेवल उस साइड पहले जाएगा प्राइस और आज भी 5591 का तो एग्जिट हाई किया था इसने स्पॉट में तो ज्यादा कोशिश नहीं होना है कोई भी डिप पे बाय करना है साथ में स्प्रेड भी काफी है काफी मींस के स्प्रेड ट्रेड भी मार्केट में अभी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है वो कर रहे हैं तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी लोग कर रहे हैं साथ में ट्रेड भी कर रहे हैं इक्विटीज के काफी अकाउंट्स कमोडिटीज में ओपन होने लगे तो जिस हिसाब से इंटरेस्ट है मार्केट का और जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है ईरान का कंसर्न अभी भी बना हुआ है अभी यूएस क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर है सेकंड है कि डॉलर इंडेक्स लगातार वीक हो रहा है कल यूएस फेड की पॉलिसी में मैं मींस के 2007 से आज तक मैंने एक भी पॉलिसी की कमेंट एक भी मिनट मिस नहीं की बट कल की जो पॉलिसी की कमेंट्स थी फेड चेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफी अदर देन पॉलिसी बातें थी उसमें पॉलिटिक्स था उसमें आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का केस था अभी तक मैंने ये पॉलिसी में ऐसी बातें नहीं सुनी तो डेफिनेटली पॉलिसी रिलेटेड अनसर्टनिटीज है जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज है तो आपका पहला लेवल ऊपर का होना चाहिए बाद में मुझे लग रहा है कि पोस्ट फेब्रुआरी आप यहाँ पे लूनार के बाद कुछ करेक्शन कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं ओके अच्छा नवनीत आपकी राय क्या रहेगी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोने पर बताइए क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे क्योंकि ये ऐसी कमोडिटीज हो गई हैं सोना और चांदी की यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोलना इतना डर लगता है कि पता नहीं इतना चल चुके हैं कभी करेक्शन ना आ जाए हालांकि लग ऐसा रहा है सोफार पिछले 1-1.5 साल से कि जब तक ट्रंप सत्ता में है तब तक कोई खतरा नहीं है सोने चांदी को वेल करेक्शन तो बहुत दिनों से बहुत लोगों को लग रहा है बट मार्केट जब तक दिशा नहीं बदलता है तब तक ट्रेंड के साथ रहना ही सही रहेगा और हमने लास्ट 4-5 दिनों में गोल्ड में एक अच्छा एक्सुबरेंस या अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है इतने टाइम से पूरे निवेशक कम्युनिटी और पूरा जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो चांदी के ऊपर फोकस था और बात कर रहा था चांदी के ऊपर बट काफी सारी रील्स भी हमने चांदी के ऊपर बनते हुए देखी कि चांदी क्या तरह से बढ़ रहा है किस तरह से इंक्रीमेंटली इसमें इजाफा हो रहा है बट ओवर द लास्ट 4-5 डेज गोल्ड में अच्छा ट्रैक्शन है और करीब करीब 15-16% की बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है तो मुझे लग रहा है कि एक नया जोन नए ट्रैक्शन की तरफ गोल्ड बढ़ रहा है और फेड की तरफ से ये अंदेशा आना कि आगे वाली रेट कट थोड़ी सी डाइसी है और जापान में अगर रेट कट होती है तो अगर येन कैरी ट्रेंड अनवाइंडिंग होता है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव ट्रिगर छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे बट लार्जर ट्रेंड जो है वो करीब करीब 5850 के लिए इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड के प्राइसेस में चांदी में स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है रात को बीटीएसटी करके जाइए अगले दिन सुबह 4 से 6% ऊपर खुलेगा काट दीजिए पोजीशन और रात को फिर बीटीएसटी करके जाइए अगर आपने यही ट्रेंड पिछले 60 दिनों में फॉलो किया है तो करीब करीब आपके निवेश आपके करीब करीब 2 से 2.5 गुना बढ़ गए तो आई थिंक जब इतना कंफर्ट और इतनी इजीली पैसा बनने लग जाता है थोड़ा बहुत कॉशन थोड़ा बहुत फियरफुल होना जरूरी है विच इज वेयर आई स्टैंड टुडे कि चांदी में मेरा जो व्यू है थोड़ा सा कॉशियस स्टांस की तरफ जा रहा है और अब किसी को निवेश करना है तो शायद गोल्ड एक बेहतर विकल्प हो सकता है अब शायद चांदी यहाँ से 4.25 लाख भी चले जाए 4.5 लाख भी चले जाए बट इसको चेज करना रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज एनी करेक्शन एनी रिट्रेसमेंट जो भी होगा वो बहुत शार्प होगा और बहुत मीनिंगफुली हेल्दी होगा जो कि 20% भी अगर इरोजन होता है यहाँ से तो 80,000 रुपए के आसपास का करेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ आईएनआर टर्म्स तो बहुत सीवियर हो सकता है दैट इज वाई थोड़ा सा कॉशन अपनाते हुए गोल्ड में निवेश करिए चांदी से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग या दूरी बनाए रखिए इनफैक्ट नवनीत ये आपका व्यू नहीं है ज्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू है कि सोना फिर भी ठीक लग रहा है चांदी को लेकर कॉशियस व्यू है लेकिन राजीव जी एक चीज है कि इस कॉशियस व्यू देखते देखते ही 2 लाख से कब चांदी 4 लाख का हो गया पता ही नहीं लगा और इनफैक्ट जब ये साल शुरू हुआ था जनवरी में तब व्यू यही था कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए ठहरना चाहिए चांदी को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए थोड़ा सा कॉशियस रहे इतना चल चुका है 160-170% चल गया 2025 में और आप देखिए जनवरी भी पूरा भी नहीं हुआ ये 60% चल चुका है अब 2 सवाल आपसे यहाँ पर राजीव जी पहला तो ये कि अगर डिप आता भी है तो कितना मीनिंगफुल वो डिप होगा क्या वो डिप सस्टेन करेगा या फिर वो अपॉर्चुनिटी होगी आपके हिसाब से सोने चांदी में एक्सपोजर लेने की और दूसरा ये अभी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से भले ही स्ट्रक्चरली बुलिश लग रहे हैं बुलियंस लेकिन थोड़ा टैक्टिकली डिसिप्लिन की जरूरत है हेजिंग की जरूरत है कैलिब्रेटेड एक्सपोजर लेने की जरूरत है Yes, of course. Calibrated exposure always has to be there in any investment, anyhow.
बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो जैसे हम कहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर का बैलेंस ऑफ के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है. बट व्हाट इज आल्सो रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ स्पेकुलेटिव रेट. There is a situation of uncertainty. There is a situation in the economic scenario which is not good for everyone. And इस वजह से गोल्ड की इतनी स्टीप राइज हो रही है. एट द सेम टाइम सिल्वर की जो डिमांड हो रही है बेसिकली इंडस्ट्रियल डिमांड में से आ रही है, नॉट कंज्यूमर रिलेटेड डिमांड. So these two things are very different, and at the same time, it is not speculative, as I said. So iski downfall या correction in rate is very difficult to judge and estimate beforehand. If at all we feel there's going to be a dip. Nevertheless, a calculated investment is always going to be a concern. And जैसे कहा है कि gold is a safer haven still, I too will support the same subject. ओके रवि, एक सवाल आपसे और, इन स्तरों पे लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा सोना? अगर नीचे भी आता है, करेक्शन होता भी है, तो फिर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि शायद वो जो डिप हो वो ज्यादा टिके ना. जिस तरीके का इंटरेस्ट हमने बैंकर्स की तरफ से, ईटीएफ्स की तरफ से देखे हैं, जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं. आप क्योंकि इनफैक्ट सुबह ही हम बातचीत कर रहे थे मनोज झा से, उनकी एक बात मुझे काफी अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि अब सोने का जो ऑर्बिट है वो चेंज हो चुका है. अगर नीचे डिप आएगा भी तो वहां टिकेगा नहीं है, ये वापस ऊपर ही आना है. ऑर्बिट एंड ओरा दोनों चेंज हो चुका है. आई थिंक इस हिसाब से पर्टिकुलर प्राइसेस में, हाँ, प्राइसेस में लगातार एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है. और एक एडेड एडवांटेज क्या है कि लाइक एक साल पहले गोल्ड प्लस सिल्वर का जो कंबाइंड प्राइस था वो दोनों के बिटवीन डिफरेंस हुआ. मींस के ये रैली चालू हुई तब सिल्वर 90,500 एंड गोल्ड है वो 94,000 था. सिल्वर उल्टा अब 3,500 के डिस्काउंट से ये रैली चालू हुई थी और तब से सिल्वर एंड गोल्ड ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. बट वहां से सिल्वर का जो अप्रिसिएशन आया है वो काफी स्टीप है. हालांकि उसके फंडामेंटल्स भी थे, हमने काफी टाइम डिस्कस भी किए, बट गोल्ड में इतना ज्यादा तेजी नहीं आया. तो अभी फॉलोअप मुझे लग रहा है, जैसे आगे भी नवनीत जी बात कर रहे थे कि फॉलोअप बाइंग हमने शॉर्ट टर्म में गोल्ड में अच्छा आता हुआ देखा, क्योंकि रेशियो जो लोग मींस के 80-70 को ओवरबोट मानते थे, ओवरसोल्ड मानते थे, वो अभी 40 आ चुका है, 40 के भी नीचे गया था. तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये फंडामेंटल थोड़े गोल्ड के फेवर में है और गोल्ड अभी मींस के यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं. यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी ले सकते हैं. अगर ट्रेडर है तो ऑलवेज थोड़े आउट द मनी का एक पुट राइट करके आप यहाँ पे पोजीशन बनाए. अच्छा हैंडसम प्रीमियम है, काफी अच्छे प्रीमियम मिल रहा है, तो प्रीमियम को ले ले. अदरवाइज अगर रिवर्स हुआ, अगर आपसे अनफेवर सिचुएशन हुआ, तो आपको गोल्ड 10,000 सस्ता आएगा वो आपके स्ट्राइक प्राइस से. तो आपको ये लोअर लेवल पे बाइंग की स्ट्रेटेजी मिलेगी. सेकंड, एक्यूमुलेशन एसआईपी के टाइप एक्यूमुलेशन करे. अगर ईटीएफ में आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से हर डिप पे बाय करें. अगर एमसीएक्स कर रहे हो तो पुट राइट करके बाय करें. बट अभी भी शॉर्ट नहीं जाना है. शॉर्ट में बहुत लोग फंसे और हमने पहले भी बात की थी कि जब गोल्ड एंड सिल्वर खुद बोलते नहीं कि हमारे फंडामेंटल चेंज हुए, तब तक हमें प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि इसके ये लेवल मींस के मैक्सिमम लेवल है या ये मिनिमम लेवल है. तो मुझे लग रहा है कि एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए. ओवरऑल प्राइसेस एंड आउटलुक दोनों का अभी जो सिनेरियो है, हिसाब से लग रहा है कि अभी भी मुझे इतना ज्यादा ओवरबोट गोल्ड नहीं दिख रहा है एज कंपेयर टू सिल्वर. ओके, चलिए, तो बात सोने चांदी की हुई. शुक्रिया राजीव जी आने के लिए शो में, और फंडामेंटल्स प्लस डिमांड, मार्केट एक्शन, सब पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए. नवनीत दमानी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि दियोरा भी हैं. आगे हम कॉपर पर और बाकी एग्री कमोडिटीज पर भी खासतौर से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पल्सेस पर एक चर्चा कर लेते हैं. दरअसल इस साल दालों के कम इंपोर्ट होने की उम्मीद है और बाजार उम्मीद जता रहा है कि इस साल पिछले साल की तुलना में दालों का इंपोर्ट 30% कम होगा. क्यों कम होगा इंपोर्ट और देश में कैसी है दालों की सप्लाई, इसी पर बातचीत करते हैं. एग्री फार्मर एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हमारे साथ मौजूद हैं. सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका. तो पहले तो जानना चाहेंगे, इनफैक्ट काफी समय से इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि FY26 में ओवरऑल जो इंपोर्ट है पल्सेस का वो 30% या 40% कम आ सकता है. क्रॉप रोबस्ट दिखाई दे रही है. एग्जैक्टली आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स हैं पल्सेस के प्रोडक्शन को लेकर, क्यों इंपोर्ट्स में कमी देखने को मिल सकती है? जहां तक मैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करूंगा तो 240 से 260 लाख टन की हमारे यहाँ पैदावार होती है और करीबन 300 लाख टन की हमारे यहाँ डिमांड है. तो यदि 40 से 60 लाख टन की हमारे यहाँ ज्यादा इंपोर्ट की कमी रहती है, जो कि होनी चाहिए. लेकिन पिछले साल चूंकि मटर इंटरनेशनल मार्केट काफी मंदा था और काफी दालें जो है यहाँ के डंप हो गई थी, जिसमें मटर स्पेशली थी, इसीलिए हमने सरकार से ये डिमांड की थी कि मटर पे आप ड्यूटी लगाएं. मटर की ड्यूटी लगाने के बाद
जो है फिर भी हमें 50 लाख टन दालें जो है इस बार इंपोर्ट कर लेंगे, जो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। क्योंकि हम यदि 250 लाख टन दाल पैदा करते हैं तो हमारे को शॉर्टेज जो है वो एवरेज में 50 लाख टन दाल की है। तो जो पिछले साल एक्सेस दालें आ गई थी 20-22 लाख टन, वो इस बार कम आएगी क्योंकि मटर की जो है वो इंपोर्ट कम हुई है। और मटर का इंपोर्ट कम होने से यहाँ के तुअर और मसूर और चना, इन तीनों दालों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ के किसानों को जो है उसको वाजिब भाव मिल सकेंगे, ऐसी हमारी कामना है। ओके, तो यानी पिछले साल जो सर्ज रहा इंपोर्ट्स में प्लस यहाँ प्रोडक्शन, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से इंपोर्ट कम होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो ये आंकड़ा आ रहा है 30-40% का, आप इससे अग्री करते हैं? यानी मान कर चले 5 मेट्रिक टन के अंडर इंपोर्ट रह सकते हैं ओवरऑल फिस्कल के लिए? पिछली बार जो इंपोर्ट था वो 20% ज्यादा था और इस बार जो है तो वो 25 से 30% कम हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि मटर पिछली बार 30 लाख टन मटर आ गई थी, जबकि हमारे पास मटर की जो एक्चुअल जो डिमांड है वो 15 लाख टन की है, क्योंकि हम 5 लाख टन से 8 लाख टन मटर हम खुद पैदा करते हैं। तो साल भर में हमारा जो मटर का कंजम्पशन है वो 24-25 लाख टन है, उसकी जगह 30 लाख टन हमने बाहर से मंगा लिया और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी था। तो एक्चुअल में हम मटर में एक्सेस हो गए थे, जिसकी वजह से हमने भाव को इसको 30 रुपए से भी नीचे जाते दिखाई दिया था, जिसकी वजह से बाकी दालों के भाव पे भी दबाव आ गया था और बाकी सारी दालें जो है वो एमएसपी से नीचे चली गई थी। आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि जब 30% ड्यूटी मटर में लगी तो मटर 30 वाली जो है आज 38 से 40 रुपया बिकने लगी है, तो बाकी दालें अपने आप ही एमएसपी के आसपास आने लग गई है। अभी केवल मसूर दाल है जो एमएसपी से 35% नीचे है, बाकी दालें या तो एमएसपी पे है या फिर एमएसपी से 10-15% नीचे है, जो पिछले साल आप देखेंगे कि 30-30% नीचे थी। मूंग दाल की आप बात करेंगे तो मूंग दाल करीबन 50 से 60 रुपया मूंग बिक रही थी, जबकि उसकी एमएसपी कई रुपए ऊपर थी। ऐसे ही तुअर की बात करेंगे तो तुअर 60 रुपये बिक रही थी, जबकि एमएसपी हमारी उसकी 76 रुपये थी। तो इस गैप को भरने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि इस पे मटर का जो इंपोर्ट है वो कम किया जाए और इसको पाम ऑयल नहीं बनने दिया जाए। जो 2017 में सरकार की पॉलिसी थी, वही पॉलिसी इस बार वापस आते दिखाई दे रही है कि डंप स्टेशन इंडिया ना बने। ओके, चलिए, तो शुक्रिया आपका सुनील जी आने के लिए शो में और बताने के लिए किस तरीके के हालात बन रहे हैं, तो क्यों इंपोर्ट्स में कमी रह सकती है, वो तमाम बातें यहाँ पर समझाएं क्लियरली सुनील जी ने। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। रवि देओरा, नवनीत दमानी हमारे साथ बने हुए हैं। बेस मेटल्स पर, खासतौर से कॉपर पर चर्चा करेंगे, कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी लेंगे। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, हमारे साथ नवनीत दमानी हैं और साथ ही रवि देओरा भी हैं। अच्छा, ट्रेड्स लें उससे पहले कॉपर पर एक कमेंट ले लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में आज भी प्राइसेस 6% ऊपर है और इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी। एस&पी ग्लोबल की मुझे याद है रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी कॉपर की जरूरत है उसके मुकाबले 50% सप्लाई कम है। यानी जितनी नीड है उसके हिसाब से 50% की ज्यादा नीड वर्ल्ड को है और यही फैक्टर्स रहे हैं जिसने सिमिलरली सिल्वर की प्राइसेस को भी इंपैक्ट किया है। और आप देखिए कॉपर घरेलू बाजार में आज 8% ऊपर है। अब यहाँ बताइए क्या करना है इन लेवल से, नवनीत? हमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट कॉपर के प्राइसेस पे आते हुए देखा है। फंडामेंटल फैक्टर्स कुछ हालांकि बहुत दिनों से चेंज नहीं हुए हैं, खाली एक बड़ा फैक्टर है कि 99 वाला डॉलर इंडेक्स करीब करीब 96 तक गिरता हुआ आ गया है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बहुत दिनों से मोमेंटम ड्यू था, सिल्वर के प्राइसेस गोल्ड के प्राइसेस सस्टेन करते हुए नजर आए, तो कॉपर और बाकी सारे बेसमेंट एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट देके खड़े हुए हैं, जो कि प्राइसेस को करीब करीब 14,400 14,500 डॉलर और डोमेस्टिक स्तरों में अगर मैं कहूँ तो 40 से 50 रुपए की और इंक्रीमेंटल गेन दे सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सेकेंड हाफ में कॉपर का जो सप्लाई कंसर्न है वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से फेड आउट होने लगेगा एंड जो शॉर्टेज है या टाइटनेस है मार्केट की वो नॉर्मलाइज होने लगेगी। तो एक क्वार्टर की तेजी के बाद में इसको किस तरह से रीअसेस करना है ये देखने लायक रहेगा, बट फिलहाल के लिए अभी प्राइस करीब करीब 5 से 7% की और बढ़त आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। और इनफैक्ट आज के सेशन में एग्री देखें, नॉन एग्री पैक सब में तेजी देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स में कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम, जिंक तक 4% तक मजबूत हैं आज के सेशन में। और एग्री बास्केट को देखें तो स्पाइसेस मजबूत हैं, ग्वार पैक में तेजी देखने को मिल रही है। तो इंटरेस्टिंग है आज का सेशन। अच्छा रवि, बेस मेटल से ही कॉपर के अलावा जिंक, एल्यूमिनियम ये कैसे लग रहे हैं, या फिर कंफर्ट कहाँ है नई पोजिशन बनाने के हिसाब से पूरे ही कॉपर पैक में, बेस मेटल पैक में? जब से दीपावली से हमारा जो बेसिक फोकस कॉपर पे था और कॉपर इज न्यू सिल्वर हमने तब से बात की है और अभी भी मुझे लग रहा है कि कॉपर में कंफर्ट है।
बट आज 8% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फॉलोअप है वो एल्यूमिनियम में आता हुआ दिखेगा। और 14,000 का लेवल मीन्स के इतनी जल्दी पार कर गया है वो, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और मीन्स के कॉपर बाइंग होगा, और कॉपर अगर चलेगा तो एल्यूमिनियम जिंक में फॉलोअप बाइंग उसका डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। तो नई स्ट्रेटेजी में एल्यूमिनियम एंड जिंक में बाई करें। जिंक पहले बात करें 345 पे बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 340 टू 80, एंड जो टारगेट है वो फरवरी फ्यूचर में 352 तक आ सकते हैं। और एल्यूमिनियम भी आज सेम प्राइस पे आ चुके हैं काफी टाइम के बाद, सेम टू सेम पैसे पे भी फर्क नहीं है, नया जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें भी एल्यूमिनियम बाय करें और वो भी 345 पे बाय करें। थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा रखे इसमें 341, एंड 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक के साथ यहाँ पे रुके 354 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। ओके अच्छा, आपकी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगे क्या नवनीत किसी और स्पेस से? मुझे लग रहा है कि जिंक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और जिंक के प्राइसेस में भी इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकते हैं आपको। करीब-करीब यहाँ से 15 रुपए के आसपास की बढ़त आपको जिंक में और देखने मिल सकती है। और डोमेस्टिक दरों में कहूँ तो 350, 355 का लेवल और एलएबी पे 3,550, 3,600 तक के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पर भी हुआ है। और जैसे देवराज जी ने बताया, मैं काफी बाकी सारे कॉल्स के साथ भी सहमत हूँ कि बाय ऑन इसकी स्ट्रेटेजी आपको एल्यूमिनियम में भी बनानी चाहिए। ये भी अच्छा ब्रेकआउट और मोमेंटम देके खड़ा हुआ है। ओके क्विकली रवि, एग्री बाजार से कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या, ग्वार या फिर स्पाइसेस के पैक से? जब से पूरा स्पाइस पे कल काफी बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, और आज वापस जहां से गिरावट आई थी वहां पे पूरा रिस्टोर होता दिखा है। जब तक रुपी, आप अभी डिस्कशन कर रहे थे कि जो भी पॉइंट है अभी एग्री के लिए, नेक्स्ट ईयर का बुलिश मोमेंटम का एक सबसे बड़ा पॉइंट रुपी है, इसमें इंपोर्ट पॉसिबल एंड वायबल नहीं है। इस हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस मुझे लग रहा है कि फर्म रहेंगे, तो इस हिसाब से कोरिएंडर पहला प्रेफर्ड पिक होगा, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 11,300 के करीब और 11,880 का टारगेट होगा। तो धनिया के फरवरी फ्यूचर में बाय का रिकमेंडेशन है। सेकंड रिकमेंडेशन वुड बी ऑन जीरा, 24,000 के जितने करीब मिले मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,700 आज का जो लो है, एंड अपर साइड 24,800 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। तो स्पाइसेस पैक से जीरा एंड धनिया वहां पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके चलिए, शुक्रिया रवि आपका और नवनीत आपका भी आने के लिए शो में, और सभी कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।